नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अब बहुत से लोग होते हैं जो ये वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे, उनको पता ही नहीं कि मैंने यहां पर ये क्या बोल दिया। देखिए दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि जब कोर्ट के अंदर आपको कोई एप्लीकेशन डालनी हो, कोर्ट में आपको कोई आवेदन लगाना हो, कोर्ट के किसी फैसले के अगेंस्ट आपको अपील डालनी हो, तो वहां पर आप उस फैसले को लेने में लंबा समय ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो समय सीमा होती है वो आपकी पूरी हो जाती है। और इसके बाद जो आपका डिले हो गया है, किसी कारण से आप लेट हो गए हैं, उसको कानून में इनवैलिड बताकर आपके आवेदन को, आपकी एप्लीकेशन को, आपकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। जिसके बाद आप बेवजह, भले आपका केस स्ट्रॉन्ग है, भले आपकी कोई गलती भी वहां पर नहीं है, पर हरासमेंट आप ही लोग वहां पर फेस कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग भी इसी तरीके से किसी कारणवश लेट हो चुके हैं, अब आपके मन में यह आशंका है कि कहीं हमारी उस एप्लीकेशन को खारिज तो नहीं कर दिया जाएगा, कहीं हमारी अपील या आवेदन को खारिज तो नहीं कर दिया जाएगा, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। और जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी, रेलिवेंट प्रोविजन एंड रेलिवेंट जजमेंट के साथ प्रोवाइड कराई जाएगी कि आखिरकार कानून क्या कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है, कितनी समय सीमा के आप अंदर फाइल करें तो बेनिफिट है, और सारी चीज की क्या क्या कंडीशन देखी जाएगी अगर आप समय सीमा के बाहर जाकर फाइल करते हैं। कंप्लीट जानकारी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर हर चीज की समय सीमा निर्धारित की गई। अगर इसी के अंदर आप सेक्शन 2 क्लोज जे पर ध्यान दें, तो वो बात करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में, यानी कि किसी भी चीज पर एक्शन लेने के लिए, किसी भी चीज पर एक्ट करने के लिए आप लोगों के पास कितनी समय सीमा होगी। वैसे तो आप लोग जानते हैं लिमिटेशन एक्ट एक बड़ा एक्ट है, हम उसे सिंगल वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर मैं आपको इसका स्केड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बताऊं, तो वहां पर 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि आप अगर किसी चीज के प्रॉपर्टी को रिकवर को लेकर केस फाइल कर रहे हैं तो कितनी समय सीमा है, किसी तरीके की संपत्ति पर कब्जा खाली करा रहे हैं तो कितनी समय सीमा है, ये सारी चीज यहां पर आपको दिखाई गई है। ये 3 पॉइंट एक बार डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि कितनी समय सीमा स्केड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में आप लोगों को दी गई है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां बात की गई है स्केड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की। यह बात करता है कि उन सभी सिचुएशन में 3 साल की आपको समय सीमा दी गई है जहां पर जो आपको केस डालना है, सूट डालना है, वो किसी अकाउंट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर है, या कोई लॉ सूट है किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, जैसे कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गया। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं और आगे उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई, तो 3 सालों के भीतर आप वहां पर एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखिए, 12 साल की समय सीमा बताई गई है उस सिचुएशन में जब आपको अपनी अचल संपत्ति से कब्जा खाली कराना हो, या फिर अगर कोई मोर्टगेज प्रॉपर्टी है, संपत्ति को गिरवी रखा गया है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई केस डालना है तो 30 साल की समय सीमा है। तीसरा पॉइंट आता है 1 साल की समय सीमा है उस कंडीशन में जब जो वो केस आप डाल रहे हैं वो टोर्ट से रिलेटेड है, यानी कि कोई सिविल रॉन्ग है, कंपनसेशन को लेकर है। बेसिकली यहां पर 30 से 90 दिनों की भी समय सीमा दी जाती है किसी अपील, रिव्यू जैसी एप्लीकेशन को लेकर, जो सीपीसी और सीआरपीसी इन दोनों के अंदर भी प्रोवाइड कराई गई। अब ये बेसिकली मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट्स अलग अलग बताए
जो कोर्ट के अंदर जो समय सीमा निर्धारित है अकॉर्डिंग टू दिस लिमिटेशन एक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना लिमिटेशन टाइम यहां पर दिया जाता है। नाउ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, जो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में दिया गया। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब कभी भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात आएगी तो यह पर्टिकुलरली अपील्स और एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होगा। जी हां, अगर आप कोर्ट में कोई एप्लीकेशन अपनी फाइल कर रहे हैं, कोर्ट के सामने अपील डाल रहे हैं, बेसिकली वहीं पर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले काम आता है। यानी कि अगर आप कोर्ट को बता देते हैं कि डिले के पीछे आपका एक सफिशिएंट कारण था, तो कोर्ट लेट होने के बावजूद भी आपकी उस एप्लीकेशन को, आपकी उस अपील को तब भी एक्सेप्ट कर लेती है। जबकि अगर सूट को दाखिल करने की, केस को कोर्ट में फाइल करने की समय सीमा की बात आए तो वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अंदर कवर नहीं होगा। उसके लिए आपको सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट दिया है, जो बताता है फ्रॉड जैसी कंडीशन, चीटिंग जैसी कंडीशन, वहां पर क्या होगा, जिस दिन आपकी नॉलेज में यह बात आई कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, उस दिन से उस समय सीमा की शुरुआत होगी। चाहे वो समय सीमा 3 साल है, 30 साल है, या 12 साल है, या 90 दिन है। बेसिकली जिस दिन आपकी नॉलेज में आया, जो आपकी डेट ऑफ नॉलेज है, उस दिन से वो समय सीमा शुरू मानी जाती है। कब? जब केस को फाइल करने की बात आएगी, केस की फाइलिंग की बात आएगी। सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन है। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अब दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि केस फाइल करने के लिए अलग से एक प्रोविजन है और एप्लीकेशन और अपील के लिए आप सेक्शन 5 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यूज कर सकते हैं। अब डिस्प्ले पर मैं दिखाकर कुछ कंडीशंस आपको बता दूं जहां पर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि अगर आप अपील को, एप्लीकेशन को फाइल करने में देरी कर गए तो कौन कौन सी कंडीशन में आपको देरी होने के बावजूद भी अलाउड कोर्ट की तरफ से कर दिया जाएगा। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर पहली कंडीशन आती है सब्सिक्वेंट चेंजेस इन लॉ, यानी कि अगर कानून में कोई बदलाव हुआ है जिसकी वजह से आपको एप्लीकेशन को या फिर किसी अपील को या किसी अदर आवेदन को फाइल करने में देरी हो गई है, तो वो वैलिड रीजन माना जाएगा और उसके बाद भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है इलनेस ऑफ पार्टी, यानी कि जो पार्टी थी अगर वो बीमार चल रही थी, पर नेचर एंड सेवरिटी ऑफ डिजीज देखी जाएगी कि जो बीमारी है, जिस कारण से बीमार है, वो कितनी सीरियस है। क्या वो इतनी सीरियस थी कि वो कोर्ट में ये अपनी अपील या कोई आवेदन नहीं डाल सकती थी? बेसिकली बीमारी का लेवल देखा जाएगा। तीसरा आता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ पार्टी, यानी कि जो पार्टी अपील डाल रही है, आवेदन डाल रही है, कहीं वो जेल में तो नहीं थी। अगर वही जेल में थी तो वो कैसे अपना आवेदन डालती? और ये बेसिकली क्या होता है, सिर्फ जेल में दिखाना सफिशिएंट नहीं है, ये केस टू केस निर्भर करता है, किस कंडीशन में केस में थी, क्या कारण रहा है, ये सारी चीज देखी जाती है। अगला पॉइंट कहता है कि जो महिला है, आवेदन डाल रही है, अपील डाल रही है, वो एक पर्दा नशीब वुमन है। इसके अलावा अगला पॉइंट कहता है कि अगर जो अपील डाल रही है पार्टी वो माइनॉरिटी ग्रुप की है, जिसके पास पूरा पैसा नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को चार्ज लेने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में उनका डिले भी यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है पॉवर्टी और पेपर्स, यानी कि अगर कोई गरीबी के कारण, प्रॉपर सफिशिएंट पैसे ना होने के कारण डिले कर देता है, तो वो भी एक सफिशिएंट कारण होगा, आपकी अपील वहां पर एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर जो पार्टी है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसी कंडीशन में अगर उसको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर जाने के लिए, तो जब उसको इंसेंटिव ही नहीं मिलेंगे तो वो कैसे वहां पर अपनी प्रोसीडिंग्स डे टू डे रूटीन लाइफ की कर पाएंगे? अगर ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलने में देरी हो रही है तो ये सफिशिएंट कारण माना जाएगा और डिले होने के बावजूद भी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आएगा किसी रिट पिटीशन की वजह से डिले हो गया है, तो वो भी वैलिड रीजन माना जाता है। इसके बाद माना जाता है कि अगर जो पार्टी है वो पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेट है, उसको नॉलेज ज्यादा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है जब वो इलिटरेट है तो उसको पता ही नहीं होगा कितनी समय सीमा थी। और कुछ और अदर ग्राउंड होते हैं, जैसे कि कोर्ट की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई है, आपके वकील साहब की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई थी, या फिर आप लोगों को जो कॉपीज थी उनको मिलने में डिले हो गई थी, किसी रूलिंग की तरफ से, किसी जजमेंट की तरफ से आपको मिसलीड कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपको फाइल करने में देरी हो गई। अब जो ये मैंने सभी आपको 7 से 8 कारण बताए, ये बेसिक वो कारण होते हैं जहां पर डिले होने के बावजूद भी आप अपनी एप्लीकेशन, आप अपने आवेदन को, आप अपील रिव्यू वगैरह एप्लीकेशन को कोर्ट में तब भी फाइल करा सकते हैं। अब दोस्तों यहां से हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो चीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण केस था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस लो था रामलाल मोतीलाल एंड छोटालाल वर्सेस रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड। देखिए यहां पर यह बताया गया था
जब कभी भी कोर्ट सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट यानी कि कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करेगा तो दो बड़ी चीजें वहां पर देखनी होंगी। पहला चीज, अगर जो वो केस है वो एक्सपायरी हो चुका है पीरियड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के, यानी कि जो समय सीमा है उसके बाहर जा चुका है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिक्री होल्डर है यानी कि जिसके पक्ष में कोर्ट का फैसला आया है उसके फेवर में यह चीज मानी जाएगी और उसी हिसाब से यह माना जाएगा कि हाँ भाई, दोनों पार्टी, जिसके पक्ष में केस का फैसला आया और जिसके खिलाफ केस का फैसला आया, वो दोनों पार्टी इस फैसले के अंदर बाउंड हो गई है। क्यों? क्योंकि समय सीमा पूरी हो गई अपील करने की। तो अगर वो समय सीमा पूरी हो गई है, टाइम खत्म हो गया, तो यह माना जाएगा कि दोनों के ऊपर वो डिक्री अब बाउंड हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कहता है कि भाई, अगर दूसरी पार्टी इतने में आकर सफिशिएंट कारण दे देती है कि भाई इस कारण से मैं अपील करने में देरी हो गई, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, मतलब कोर्ट की पास पावर है कि वो सभी सिचुएशन को देखकर एनालाइज कर उस डिले को कोंडोन कर सकते हैं। कोंडोन मतलब वो जो डिले है उसको एक डिफेंस के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं और सामने वाली पार्टी की अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यह चीज यहां पर बताई गई जब कभी भी इस प्रकार की देरी हो रही हो दोस्तों। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ था, जो हमारे काउंसिल्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनकी तरफ से गलत तरीके से गाइडेंस मिलने की वजह से देरी हो गई थी। तो यहां पर कोर्ट ने उस देरी हो जाने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल, हमारा केस टाइटल था दोस्तों लाला माता दिन वर्सेस ए नारायण। देखिए यहां पर क्वेश्चन के कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि अगर एक मिस्टेक बोनाफाइड है, बोनाफाइड मतलब जानबूझकर नहीं की गई, गुड फेथ में की गई है, तो क्या वो यहां पर इस तरीके की डिले को एक्सेप्ट करेगी? देखिए यहां पर यही पाया गया कि एक्यूज को ब्लेम नहीं करना चाहिए उसने, क्योंकि यहां पर डिले कर दिया अपील फाइल करने में, बिकॉज उसको उसके एडवोकेट की तरफ से गलत एडवाइस मिली थी। तो यहां पर इस चीज में एक्यूज की कोई भी गलती नहीं है, उसका कोई भी हायत नहीं है, बल्कि यहां पर जो रूल है, जो कानून है, वो उसके एडवोकेट ने गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर लिया, गलत तरीके से समझ लिया, जिसकी वजह से जो काउंसिल है उसने भी बोनाफाइड गलती करी, मतलब उसने भी जानबूझकर नहीं की। तो यहां पर यह चीज कोर्ट ने एक्सेप्ट की और यह पाया अगर इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं है, एडवोकेट ने लॉ को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया, जिसकी वजह से जो उसका क्लाइंट है उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ सकती है, तो हम यहां पर कंडोन ऑफ डिले को एक्सेप्ट करेंगे और लेट होने के बावजूद भी उस आवेदन को, उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एडवोकेट भी गलती कर रहा है तो उसके लिए आप वहां पर लायबल नहीं होंगे दोस्तों। अब दोस्तों, जो पॉइंट मैंने अभी आप लोगों के साथ क्लियर किया कि आपके एडवोकेट की गलती आप पर भारी नहीं पड़ेगी, यही से मिलती जुलती चीज एक और जजमेंट में क्लियर की गई थी। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल था दोस्तों हमारा कुंवर राजेंद्र सिंह वर्सेस राय राजेश्वर बाली एंड अदर्स। यहां पर जुडिशियल कमेटी ने यही कहा था कि देखिए, अगर एक पर्टिकुलर कारण की वजह से, रॉन्ग एडवाइस मिलने की वजह से लीगल एडवाइजर्स की तरफ से कोई लेट होता है, तो हम वहां पर किसी भी पार्टी को लायबल नहीं ठहरा सकते बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। और यहां पर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये अलाउड करता है कि उनकी डिले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो एडवाइस है वो लीगल एडवाइजर ने दी थी और ऐसी कंडीशन में ये सफिशिएंट कारण बन जाता है कि डिले के कारण में भी, डिले की सिचुएशन में भी उसको डिफेंस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाए, बिकॉज वहां पर पार्टी की कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन उसके पीछे नहीं थी, वो नेग्लिजेंस की वजह से ऐसी गलती कर गए दोस्तों। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ऐसे बहुत से पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, जिसको देखते हुए कोर्ट डिले होने के बावजूद भी आपके आवेदन या आपकी अपील को एक्सेप्ट कर सकता है, पर अगेंस्ट ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर मानी जाएगी कि अगर कोर्ट को लगता है वहां पर कोई सफिशिएंट कारण बन रहा है तो डिले होने के बाद भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। पर क्या कौन सा एक सफिशिएंट कारण होगा, वो कोई हार्ड एंड सच रूल नहीं है, वो केस टू केस वेराइज करेगा। और यह चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट में क्लियर की। एक बार आप डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल था हमारा न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस शांति मिश्रा। यहां पर यही कहा था कि क्या सफिशिएंट कारण हो सकता है डिले होने का, यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि यह कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की पावर है जो सेक्शन 5 में दी गई है, जिसको प्रॉपर्ली यहां पर हम डिफाइन नहीं किया गया। और यहां पर यह इस तरीके से डील किया जाना चाहिए कि हां, यह एक डिस्क्रिटरी पावर है, कोर्ट की पावर है, ना कि हार्ड एंड सच रूल है किसी कानून का। सरल भाषा में समझे, कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है। अगर आपके एडवोकेट साहब यहां पर अपनी काबिलियत से कोर्ट को यह चीज एक्सेप्ट करने में कामयाब रहते हैं कि हां भाई, डिले के पीछे एक जेन्युइन रीजन है, कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है बहुत सारी, उनमें से कोई एक रीजन आप दिखा सकते हैं, तो देरी होने के बावजूद भी आपकी अपील, आपका आवेदन एक्सेप्ट वहां पर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।
उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।